रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CUET 2026 के इस उमंग बैच पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं लैंग्वेज हिंदी के विषय में। यह कक्षा उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो लैंग्वेज के रूप में हिंदी विषय को चुनकर JNU, BHU, DU जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं। तो आज की इस क्लास में ओवरऑल हम हिंदी विषय की क्या हम लोगों की कैसे हम लोग तैयारी करने वाले हैं, क्या हम लोगों की रणनीति होने वाली है, आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये स्पष्ट है कि आप लोगों का लैंग्वेज हिंदी है। अब प्रश्न आता है कि सर हम कैसे तैयारी करें, कैसे हम लोग तैयारी करें कि हम लोगों को पूर्णांक में से पूर्णांक प्राप्त हो जाए, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क हिंदी लैंग्वेज में प्राप्त कर सकें। तो मैं आप लोगों को बताता हूं एक एवरेज स्टूडेंट कैसे सोचता है, एक टॉपर स्टूडेंट कैसे सोचता है। अक्सर हम लोगों के मन में प्रश्न होता है ना कि सर टॉपर ऐसा क्या करते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो जाएगा मार्केट में एक CUT की बुक लेके पूरे साल पढ़ता रहेगा और जाके एग्जाम देगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि सर कहाँ से आ गया, मैंने तो इतनी किताब पढ़ी थी, मैंने तो इतना मेहनत की थी, लेकिन कुछ भी मेरे समझ में नहीं है। जबकि एक टॉपर क्या सोचेगा, मैं सोचने का तरीका बताता हूँ। आइए, ना केवल हिंदी लैंग्वेज के लिए जबकि सभी विषय में आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो टॉपर सोचेगा अच्छा हिंदी लैंग्वेज की मुझे तैयारी करनी है, तो मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले पैटर्न, इसका पैटर्न क्या है, तो वो पैटर्न को समझेगा। उसके बाद आएगा सिलेबस, तो उसके बाद वो सिलेबस को समझेगा। उसके बाद वह जाएगा PYQ में, पूरे PYQ का एनालिसिस कर लेगा। तो PYQ पर भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फिर अंत में वो आता है हाउ टू रीड, वेयर टू रीड, मतलब हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। भाई सब ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद वह आता है कि अब मैं एक ऐसी जगह चुन लेता हूँ कि अंत तक पढ़ता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने पर विश्वास है और पढ़ाने वाले पर विश्वास है। तो आज की इस क्लास में ओवरऑल हम इन सब विषयों पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार और सुनेंगे कि हम लोगों का पैटर्न क्या है। पैटर्न के अंदर क्या आता है, कितने क्वेश्चन सर आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग कितने नंबर की होती है तो उसका हमारे एग्जाम पर, उसके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं जिसका हमारे रिजल्ट पर ना प्रभाव पड़े, वही भी हमको बताइएगा। उन सब पर डिस्कस करने वाले हम लोग पैटर्न पर। उसके बाद आएंगे हम लोग सिलेबस पर। सर सिलेबस पर से क्या पता चलता है, सिलेबस से पता चलता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। रस से आ रहे हैं, संधि से आ रहे हैं, अलंकार से आ रहे हैं, गद्यांश से आ रहे हैं, पद्यांश से आ रहे हैं। ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो NTA ने नहीं अपने सिलेबस में दिया है और उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिलेबस से हमें ये पता चलता है। उसके बाद हम लोग PYQ का एनालिसिस करते हैं ना, PYQ एनालिसिस, या इसको पेपर एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेपर एनालिसिस ओके। PYQ का एनालिसिस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन संधि से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन अलंकार से पूछे गए हैं, रस से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022, 2023, 2024 में। उन सब पर विस्तृत व्याख्या हम लोग आगे देखने वाले हैं। डिटेल से मैं आपको आगे समझाऊंगा, और सिर्फ समझाऊंगा नहीं, आपके सामने एज ए PPT में व्याख्या भी करने वाला हूं उदाहरण के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से क्या हम लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। तो इससे क्या पता, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से पता चलता है कि इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है क्वेश्चन वन लाइनर पूछ रहा है या फिर मैचिंग द कॉलम, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड करके एसेसर रीजन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से पता चलता है। फिर अंत में हम लोगों का आता है हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, ये आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
पैटर्न, सिलेबस, PYQ, एनालिसिस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू रीड, ये सारी चीज़ों का डिस्कस हम लोग आगे समझने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय हो जाना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि पहले ही क्लास है और हम लोग अनजान हैं। तो हालांकि सब लोगों का परिचय मैं ले नहीं सकता, तो अपना ही परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अतुल कुमार है और मैंने अपना BA BHU से किया है, ठीक है, BHU से। उसके बाद मैंने 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, CUET PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसमें सेकंड रैंक प्राप्त करते हुए BHU से ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, है ना। जो कोई आपको पढ़ाने वाला है, जिसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी तो ज़रूरी है। उसके बाद मैंने MA के दौरान ही UGC नेट, है ना, UGC नेट JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की। अच्छा, ये नेट JRF की परीक्षा आप लोगों को नहीं पता होगा, तो अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो PhD में एडमिशन ले सकते हैं ना, PhD में एडमिशन ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने मालवीय एकेडमी के ही 2024 के बैच के UG एंड PG वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मैंने क्या किया है, पढ़ाया है। अब आप लोगों का प्रश्न होगा, सर ये सब चीज़ें आप हमें क्यों बता रहे हैं, आप अपनी योग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं अपनी योग्यता बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ और ना ही इस योग्य हूँ कि मुझ में कुछ योग्यता है। फिर भी इन चीज़ों का बताने का मतलब क्या है कि देखो, मैंने BA एंट्रेंस की तैयारी की, उन समस्याओं से जूझा, एग्ज़ाम में बैठा, कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त हुआ होगा। इसी तरह 2023 के एंट्रेंस की तैयारी की, जिसमें सेकंड रैंक प्राप्त की, चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा, कई सारी की समस्याओं से जूझा होगा। और फिर जब एग्ज़ाम देने गया होगा तो उस एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसी घबराहट होती है, कैसे जब हम लोग रिक्शे में बैठते हैं और एग्ज़ाम सेंटर तक जाते हैं तो घबराहट होती है कि सर पता नहीं क्या पूछ देगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कई सारे क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं, आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले आसान क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए या पहले हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो अनुभव है, जो मैंने अनुभव देखा है और समझा है, न केवल अपने से और अपने ग्रुप आसपास से, क्योंकि BHU में रहना, कैंपस में रहना, इससे कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त होता है। वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जिन समस्याओं से मैंने जूझा वो चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं होने दूंगा, है ना, क्योंकि जब मैंने उन समस्याओं का सामना कर लिया तो जितना अधिक से अधिक प्रयास होगा कि आप लोगों को समझा दूं ताकि आप लोग वो गलती ना करें। इसका मतलब ये है, नेट की ही परीक्षा उत्तीर्ण की, तो इसका मतलब ये है कि अनुभव और क्या आप लोग विश्वास कर सकें, है ना, कि सर हिंदी को इतना समय दिए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हम लोगों को अनुभव और सर का गाइडेंस प्राप्त होगा, विश्वास बना सके हम मेरी बात पर कि मेरी बात तर्क युक्त होने वाली है। इसका मतलब ये है कि पूरा गाइडेंस और विश्वास बातों पर बनाए रखें ताकि आपकी तैयारी एक ऐसा व्यक्ति करा रहा है कि हाँ हिंदी के विषय में ठीक ठाक जानकारी रखता है, ठीक है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है, योग्यता प्रदर्शित करना नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है हम लोगों का उमंग बैच CUET UG 2026 का एडमिशन आपके ओपन हो चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है। जिस मोड में आप पढ़ना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं और एक्सेस इसका आपका फ़ोन पर भी मिलेगा और लैपटॉप पर भी मिलेगा। पहले क्या होता था, फ़ोन पर मिलता था, तो कई बच्चे कहते थे कि सर लैपटॉप पर भी इसका एक्सेस अवेलेबल कराइए, तो हम लोगों ने क्या किया है, लैपटॉप पर भी इसका एक्सेस मिलेगा। अब CUET पैटर्न बेस्ड फुल मॉक टेस्ट इसमें होने वाले हैं, यानी कि CUET का जो पैटर्न होगा उस पर हम लोग टेस्ट आपका रखेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसा उठाया, कोई भी किताब आए, क्वेश्चन दे दिए आपको करो, नहीं, पैटर्न देखेंगे कि कैसा ईजी मॉडरेट सबका मिक्सचर CUET के पैटर्न पर वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। कैसे, चैप्टर, जैसे ही आपका चैप्टर होगा आपको 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट दे देंगे। जैसे संधि हुआ, संधि के 50 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। चैप्टर टेस्ट मंथली आपको एक मंथ, मतलब जैसे पढ़ाते हुए एक मंथ हो गया, आपको चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार यूनिट टेस्ट, यानी कि चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट पर फोकस किया गया है। इस बार सबसे अधिक
प्रैक्टिस पर फोकस किया गया है, क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान हम लोगों ने अनुभव किया कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, जिससे एग्जाम में जाता है और घबरा जाता है और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाता। जितनी अधिक अभ्यास करोगे उतनी अधिक आप में परफेक्शन आएगी। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान। तो मालवीय एकेडमी का, सूरज सर का प्रयास यही है कि प्रैक्टिस पर फोकस किया जाए। ठीक है, अब ये चैप्टर टेस्ट देख के खाना पूर्ति नहीं की जाएगी। चैप्टर टेस्ट में कितने नंबर आए और कैसे क्वेश्चन आपके गलत हो गए, क्यों गलत हो गए, या फिर मैंने अच्छे से समझाया नहीं है, या फिर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ये कहाँ गलतियाँ हो रही हैं जैसे क्वेश्चन नहीं मिल रहे, इन सब पर फोकस किया जाएगा। सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति नहीं की जाएगी। बाकी आपको ई बुक प्रोवाइड होगी, ई बुक और प्रिंटेड रूप में भी। इसी प्रकार PYQ भी आपको ई बुक या प्रिंटेड जैसे आप चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपका 10% का डिस्काउंट है, कब तक? 28 जुलाई तक। 28 जुलाई के पहले आप ले लेते हैं तो 10% का भैया छूट मिल जाएगी। ओके, मालवीय एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। बाकी आजकल तो आप लोग टेक्नोलॉजी को जानते हो कैसे प्रोवाइड करना, ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये हमारे उमंग बैच में जैसी आपकी इच्छा हो इसको आप लोग प्राप्त कर सकते हो। बस मैं कहना चाहूँगा एज ए सीनियर, और चूँकि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप मुझे टीचर के रूप में ले जाना ले, लेकिन एज ए सीनियर, एज ए भैया जरूर लीजिएगा कि भैया हमारे BHU में पढ़ाते हैं और हम लोगों को पढ़ाते भी हैं। तो मैं कहूँगा मालवीय एकेडमी का हमेशा भरोसा रहा, शुरू से अंत तक वैसे ही प्रयास करता रहा है। ऐसा नहीं कि पहला दिन क्लास एकदम उत्साह उमंग साथ हम लोग आ गए और अंत में आपका साथ छोड़ दिया, जबकि ये रियलिटी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो शुरू में तो अच्छा करते हैं लेकिन लास्ट में, मतलब हम लोगों का अभी तक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अभी तक हम लोग अंत तक आपके साथ लगे रहेंगे। ठीक है ना। जितने भी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, अगर क्लास को मेरी देख रहे हो तो बिल्कुल आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, है ना, मालवीय एकेडमी के बारे में, मेरे बारे में। ये मेरे बारे में मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते, ये नहीं, ताकि आने वाले विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन हो सके, सही दिशा में चल सके, सही गाइडेंस प्राप्त कर सके और अपने मंजिल तक पहुंच सके, इसलिए। ओके, अब हाँ आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पैटर्न को समझेंगे। क्या स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम लोगों को क्या आ जाता है? पैटर्न समझेंगे। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, इन सब विषय के बारे में। सिलेबस समझने वाले हैं। पेपर एनालिसिस अच्छे से समझेंगे, या इसको कह सकते हैं PYQ एनालिसिस। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता ही दिया है। अब ये हाउ टू रीड एंड वेयर टू रीड यहीं पर समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको यहीं पर समझते हैं। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। कई सारे बच्चों का प्रश्न, सर आप जितना कंटेंट दे रहे हैं उतना पर्याप्त कि नहीं पर्याप्त है, हमेशा अंत तक पूछते रहते हैं। भैया अभी कर देता हूँ कि जितना हम कंटेंट आपको दे रहे हैं उतना पर्याप्त है, क्योंकि जब भी हम कोई आपका टॉपिक का PPT बनाते हैं ना, उसका पहले 4-5 साल का PYQ देखते हैं और किताबें पढ़ते हैं, फिर उनमें से सरल परिभाषा, सरल उदाहरण दे के आपकी PPT तैयार करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, तो आप लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर सके हैं कि आज का समय है, आधुनिक समय है, आप लोगों को ऐसा एकदम पका पकाया मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, कंटेंट पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है ना कि सर ये भी किताब मैं फॉलो कर लूँ, ये भी किताब फॉलो कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वेयर टू रीड, कहाँ से पढ़ें, इसका भी यही आंसर है। कुछ बच्चे लास्ट तक भटकते रहते हैं, कभी इस चैनल में कभी उस चैनल में, यहाँ तक कि एग्जाम के एक दिन पहले भी इधर उधर भटकते मिल जाएंगे। यहाँ MCQ हो रहे हैं वहाँ चले जाएंगे, वहाँ MCQ हो रहा है यहाँ चले, कुछ नहीं उनके हाथ लगता। एक ही जगह से रहकर अधिक से अधिक बार बार प्रैक्टिस, आप पर भी, अपने पर भी तो भरोसा रखो मेरे भाई। आप पर, आपको अपने पर एक भी भरोसा नहीं है। हम लोग मात्र साधन है, आप ही मेन चीज़ हो, है ना, आप ही करने वाले हो। मैं आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा, लेकिन करना आप ही को, तो कुछ अपने पर भरोसा रखो। ठीक है, तो वेयर टू रीड एक जगह से पढ़ना है, चाहे पहले डिसाइड कर लो कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, चलो अब एग्जाम पैटर्न की। सर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आपके हिंदी लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने भैया? 50। अटेम्प्ट कितने करने हैं? तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? तो आपके 250 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितना क्या हुआ? 5 नंबर का। अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 नंबर। ठीक है, तो 250 नंबर आपको मिलेगा। ड्यूरेशन कितना होगा? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, है ना, 1 घंटा आपको मिलने वाला है।
60 मिनट। क्वेश्चन टाइप क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड में, यानी कि एक क्वेश्चन के एक से अधिक ऑप्शन होंगे, 4 भी हो सकते हैं। अधिकतर बच्चों को 4 ऑप्शन देखने की आदत रहती है, लेकिन जब एग्जाम में 6 या 5 का ऑप्शन आ गया, जबकि अब ऐसा हो गया है 5 ऑप्शन आ जाते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, अरे 4 की हमें आदत है, भैया 5 कैसे आ गए? तो अब आदत डाल लो, 4 से 5 ऑप्शन भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर मार्किंग स्कीम, इसकी मार्किंग यानी कि करेक्ट करने पर 5 नंबर मिलेगा, वहीं अगर आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपका घट जाएगा। निगेटिव मार्किंग को और अच्छे से समझाता हूं अलग पेज लेकर, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी। अंत तक बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमें तो पेन पेपर की आदत थी, हमें तो इसकी कंप्यूटर की आदतें नहीं थी ना, हमें पता था कि कंप्यूटर बेस्ड होने, हम चले गए वहाँ भैया सामने कंप्यूटर आ गया, हम देख के डर गए, हमें किसी ने बताया ही नहीं था। तो अभी समझ लो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका 2026 में होने वाला है। पेन पेपर की आदत अगर है तो कंप्यूटर में भी आदत डाल लो, दोनों लेकर चलो अगर आपको कंपटीशन में उतरना है, चाहे वो सीयूटी चाहे उसके बाद आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। लैंग्वेज ऑफ पेपर, अब लैंग्वेज है तो हिंदी में ही होगा, ठीक है। इसका आपका अनुवाद नहीं मिलेगा अंग्रेजी में, कि अनुवाद भी अंग्रेजी में मिल जाए, है ना। लैंग्वेज है तो हिंदी में ही पेपर रहेगा। ये बात हो गई पैटर्न की। थोड़ा निगेटिव मार्किंग की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। निगेटिव मार्किंग, मान लो आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और आपने 40 क्वेश्चन किए, सही किए, और 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। तो 40 का अगर गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहीं आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर घट जाएगा। क्या नंबर? 1 नंबर घट जाएगा। तो अगर 1 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर घटेगा तो 10 क्वेश्चन के लिए कितना नंबर घटेगा? 10। तो 200 माइनस 10 कर दोगे तो 190 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आई मार्किंग स्कीम? यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, और अगर गलत करोगे तो वही क्वेश्चन के 1 नंबर घट जाएगा। नहीं समझ में आया? एक और समझ लो, मान लो आपने 50 क्वेश्चन है आपके पेपर में आ रहे हैं और आपने 30 क्वेश्चन सही किए और आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। तो 30 के लिए 5 से गुणा कर दो तो कितना हो गया? 150। और आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो इसमें 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर घटेगा, तो 20 क्वेश्चन के लिए 20 नंबर घट जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझो, 50 क्वेश्चन किए, मान लो इसमें आपके 45 सही हैं, है ना, और 5 गलत हैं। 45 सही हैं, 5 गलत हैं, तो आपको कितना मिल जाएगा? इसमें 5 का 5 से गुणा करो कितना? 25, ठीक है। इसमें 22 हो जाएगा, ठीक है। 5 को 20, 2 22 हो जाएगा, 225। ओके। तो आप 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर घटेगा, तो 5 क्वेश्चन के लिए 5 नंबर घट जाएगा। -5 कर दोगे तो आपका कितना नंबर टोटल मिल जाएगा? आपको 220 नंबर मिल जाएंगे। कितने में? 250 में 220 नंबर मिल जाएंगे। निगेटिव मार्किंग समझ में आ गई बहुत ही अच्छे से। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अब आते हैं हम पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम का महत्व ही पता है, पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं कि एनटीए ने जो आपका सिलेबस बताया है उसको भी समझ लो। भैया एनटीए महोदय को कुछ होश तो रहता नहीं है, कुछ भी दे देते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया पहले पैसेज हम पूछ देंगे, पैसेज जो कि आपका फैक्चुअल होगा, लिटरेरी होगा, नरेटिव होगा, ऐसे दे दिया है। फिर हम क्या पूछ लेंगे? वर्बल एबिलिटी, फिर वोकैबुलरी पूछ लेंगे, फिर एंटोनिम सिनोनिम से पूछ लेंगे, एंटोनिम सिनोनिम से पूछ लेंगे। उसके बाद चूजिंग द वर्ड पूछ लेंगे। तो ऐसे उसने सिलेबस को
संक्षिप्त रूप में बताया, कुछ पता नहीं चलता है। जब हमने PYQ देखा हमने कहा इसे तो रस भी आ रहा है, छंद भी आ रहा है, अलंकार भी आ रहा है, संज्ञा भी आ रही है, सर्वनाम भी आ रहा है, क्रिया भी आ रहा है, विशेषण भी आ रहा है। एनटी ने तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। एनटी तो हमेशा से ऐसा करता रहा है, तो इस पर ज़्यादा भरोसा मत रखो, नहीं तो एनटी के भरोसे चलोगे, एग्जाम देने पहुँच जाओगे तो फिर वही हाल हो जाएगा जैसे रील्स में गाना चल रहा ना, दिल पे चलाई छुरियाँ, दिल पे छुरियाँ चल जाएंगी, आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाओगे, है ना। तो हमने PYQ बेस्ड पर आपका सिलेबस बनाया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए समझते हैं अपना सिलेबस। ये देखो, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक PYQ में, है ना। हो सकता है आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा के पहले कौन कौन सी भाषाएं थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, इसके विषय में हल्का सा समझते हुए टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू PYQ हम पढ़ने वाले हैं। ओके। वर्ण विचार, वर्ण का, खा, गा, घा, आ, ई, हस स्वर, दीर्घ स्वर, उसमें व्यंजन, ये क्या होते हैं, है ना। स्पर्शी, संघर्षी, शब्द विचार, वर्ड से शब्द बन जाते हैं, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। संज्ञा पता ही है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। इसके बाद लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, ये वचन है, ठीक है, ये वचन है, इसको वचन, इतना तो समझते हो तुम लोगों से यार हो, है ना। कारक, काल, वाक्य विचार, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, इन सभी के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। संधि, समास, छंद, रस, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, जो कि आपका शब्द के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। पत्र लेखन, हिंदी साहित्य। अब हिंदी साहित्य तो बहुत बड़ा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, लेकिन आपके पेपर में पूछा क्या जाता है, इसको समझने के लिए तो जो PYQ पढ़ा होगा, समझा होगा, हिंदी के पैटर्न को जो जानता होगा वही पढ़ा पाएगा और वही समझा पाएगा, है ना। पता चला आप अगर साहित्य अगर मास्टर्स लेवल का साहित्य पढ़ने लगोगे तो 1 साल 2 साल चला जाएगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने पेपर के लिए तो 1-2 दिन में ही पढ़ा के आपको आंसर बनवाए जा सकते हैं। तो ये कॉम्पिटेटिव लेवल की ये जो होती है ना समझ, ये आपको देने चाहता हूँ मैं, हम लोग, है ना। वाच्य, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, रचना एवं रचनाकार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अपठित गद्यांश, वर्तनी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थापन, श्रुति संविनार्थी शब्द। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे नहीं रख दिया मैंने, क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ये टॉपिक सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। और हाँ, यह भी कहता हूँ कि अगर कुछ छूट गया होगा तो फिर से मैं पढ़ूंगा, फिर से उसको समझूंगा और आपके सामने लेकर आऊँगा कि भैया ये छूट गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शाश्वत सत्य हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग PYQ एनालिसिस पर। PYQ, एक तो PYQ के बारे में जैसे मैंने बताया, PYQ का महत्व क्या है। एक तो PYQ से पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ना, किस टॉपिक या चैप्टर, है ना, चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का पता चलता है, फिर डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन का पता चलता है कि पेपर कितना कठिन था, कितना आसान था, ये सारा PYQ से पता चलता है। तो आइए समझते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या था 2022, 2023, 2024 में आपका संधि से, समास से, गद्यांश से, रस से, अलंकार से। तो आइए ये पूरा व्याख्या आपके सामने, डिटेल आपके सामने दिया हुआ है। CUT UG पेपर एनालिसिस 2022 में देखो, समझ लेना, ये चीज़ें आप लोग समझ लेना, मैं इसको एक एक करके नहीं बताने वाला, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, ये गद्यांश, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, समास, साहित्य, अलंकार, मुहावरे, वर्तन, इसी प्रकार आगे भी टॉपिक दिए। 19 जुलाई को 18 क्वेश्चन गद्यांश से, 4 अगस्त को 18, 30 अगस्त को 18, 26 अगस्त को 18, 24 अगस्त को 18। इसी प्रकार आपका पर्यायवाची से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। मैंने एक एक क्वेश्चन को समझाया है, ताकि मैंने सोचा ये भी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोग पैटर्न क्वेश्चन को समझ लें, एक भी चीज़ की एक भी कमी ना रह जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेहनत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हैं, है ना। ये आपका 2023 का पेपर एनालिसिस हो गया। मैं
वहाँ पर चलता हूँ जो आपके काम की चीज़ है, ठीक है, जहाँ टू द पॉइंट हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं ताकि आप लोग समझ लो, ठीक है, इसे आपको समझना है। ओके, चलो क्रिया। ये आपका 2025 का पेपर एनालिसिस है, ठीक है, इसे आप लोग समझ लेना, ठीक है। शिफ्ट वाइज दिए गए हैं, ठीक है, 16 मई, 19 मई, 26 मई। ओके, डिफिकल्टीज लेवल ऑफ शिफ्ट 2025 का पूछा गया है। देखो, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर इजी था, अपठित गद्यांश से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, पद्यांश से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलो ओके, ये सारा चीज़ आप देख लेना, ठीक है, आपके सामने पूरा डिटेल है और आप लोग इसको देख लेना। मैं टू द पॉइंट आता हूँ, ठीक है, कहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मेहनत की गई हैं, इस पर सच बताऊँ एक दिन का छोड़ो 2-3 दिन का समय लगा है एक एक क्वेश्चन को देखना। मतलब इतना कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता था कि कुछ कहने को नहीं, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता था, लेकिन फिर भी मेहनत की गई, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मैं आप आता हूँ टू द पॉइंट, ठीक है, आ जाओ। एवरेज टॉपिक क्वेश्चन आज इन ईयर 2022, 23, 24, 25 में, ठीक है। आप अपठित गद्यांश से आपके 2022 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2023 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहीं 2024 में 6 क्वेश्चन और 2025 में 8 क्वेश्चन और एवरेज 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसका एवरेज भी आपके सामने हम लोगों ने रख दिया है। इसी तरह अपठित पद्यांश में 2022 में नहीं पूछा गया, लेकिन 2023 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में 6 क्वेश्चन, 2025 में 4 क्वेश्चन और एवरेज 5 क्वेश्चन। यानी अपठित गद्यांश या पद्यांश को हम देखें तो देखो 18 क्वेश्चन 2020 में, लेकिन पद्यांश को हटा दिया गया है। अगर 2023 में गद्यांश पद्यांश को देखो तो 15 क्वेश्चन, 2024 में गद्यांश और पद्यांश को देखें 12 क्वेश्चन, ये 8 4 12, यानी कि 12 से 13 एवरेज बना सकते हैं गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर। मान लो पद्यांश को हटा देता है तो गद्यांश से ही नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक रख देता है, तो यानी कि 12-13 क्वेश्चन आपका फिक्स है अपठित गद्यांश। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपठित गद्यांश पद्यांश, ठीक है। जहाँ बच्चा टॉप करता है ना हिंदी में, तो यही क्वेश्चन गलत नहीं करता, वो जो टॉप नहीं कर पाते यहीं 1-2 क्वेश्चन गलत करते तो वहीं कमी रह जाती है। ये सब चीज़ें आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझाता जाऊंगा, ठीक है। अलंकार से 2 क्वेश्चन 2022 में, 2023 में 2 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, एवरेज 2 क्वेश्चन। अब पेपर कठिन कहाँ होता है? पेपर कठिन यहीं पर हो जाता है। मान लो अलंकार से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चा सोचेगा अलंकार से 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ, मुझे क्योंकि कठिन लगता है, ज़्यादा मेहनत लग रही है। अब आ गए से 3-4 क्वेश्चन, तो वहीं पर पेपर डिफ़िकल्ट हो जाता है, वहाँ पर आपका मैनेजमेंट गड़बड़ा आ जाता है ना। ऐसा अक्सर जो पेपर कठिन होता है। अब रस से मान लो पूछा ही नहीं गया है, एक बच्चे ने रस पर बहुत अधिक ध्यान दिया है और रस से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। हालांकि 1 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 24 में नहीं पूछा गया, लेकिन 2025 में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखो अगर आपके पिछले वर्ष के बच्चे 2024 सोच रहे अरे रस से पूछा ही नहीं जा रहा है, लेकिन 2025 में पूछ दिया है 2 क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, ये निष्कर्ष है। हर एक टॉपिक पर, हर एक चैप्टर पर हम लोगों को कमांड बनानी है। ये है PYQ एनालिसिस का निष्कर्ष, अगर आप लोगों को हिंदी में टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। छंद में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 24 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 25 में 1 क्वेश्चन, एवरेज आपका 1 कर दिया गया है, ठीक है। एवरेज 1 कर दिया गया है। संधि में 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और एवरेज 1 से 2 रखा गया है। इसी प्रकार आपका समास में 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, 25 में 2 क्वेश्चन और एवरेज भी 2 क्वेश्चन है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, साहित्य, इनसे तो क्वेश्चन बनने ही वाला है। तत्सम तद्भव 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, एवरेज 1 से 2। लिंग नहीं पूछा गया, लेकिन 24 में 1 पूछ दिया गया है, 23 में, 24 में 1 क्वेश्चन, 25 में 1 क्वेश्चन और एवरेज इसका 1 है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो वचन से 2022 में नहीं पूछा गया,
23 में एक पूछ दिया गया, 24 में नहीं पूछा गया, फिर 25 में एक पूछ दिया गया है। कारक एक एक क्वेश्चन को हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पहुंचा दे, और एक क्वेश्चन की वजह से क्या पता आपकी ड्रीमिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से आप चूक जाओ, है ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आ रही बात। इस प्रकार क्रिया से देखो, कारक से नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन देखो 2023 में पूछ दिया गया है। 24 में एक क्वेश्चन, 25 में एक क्वेश्चन। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ दे, तो एवरेज इसका 1 से 2 रखा गया है। इसी प्रकार क्रिया 2000 से नहीं पूछा गया, 23 में 2, 24 में 2, 25 में 2 और एवरेज 2। विशेषण से नहीं पूछा गया, 23 में 1, 24 में 2 और 1, 1, 2 का। इसी प्रकार का अव्यय है आपका नहीं पूछा गया, लेकिन 2023 में 24 में 2, 25 में 1 और एवरेज 1 से 2 रखा गया है। इसी प्रकार आपका वर्तनी से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, एवरेज आपका 1 से 3 रखा गया है। शब्द अर्थ नहीं पूछा गया, लेकिन 2023 में आपका 1 क्वेश्चन, फिर लेकिन 2024 में नहीं पूछा, ना ही 25 में पूछा। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में पूछ दे। इसी प्रकार उपसर्ग प्रत्यय 2 क्वेश्चन और 2023 में 2 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, 25 में 2 क्वेश्चन और आपका एवरेज हम लोगों ने रख दिया है, यानी कि एवरेज आपका 2 क्वेश्चन। विलोम शब्द 2022 में 2, 23 में 1, 24 में 3, 25 में 2 और एवरेज 2 रखा हुआ है। ये हम लोगों का एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन, एवरेज ये है, लेकिन ये एकदम सटीक आंकड़ा है। ये 2022 ये एवरेज नहीं है, ये एकदम सटीक आंकड़ा है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने एक जगह लगा दिया गया, ताकि जो पिछले एनालिसिस था उसमें बड़ा शिफ्ट वाइज था, बड़ा कन्फ्यूजिंग था, है ना। इसीलिए हम लोगों ने एक जगह लगा दिया गया कि यहाँ पर मैं समझाऊंगा, उसका डिटेल भी आप लोगों को देख लेना, ठीक है। ये मेन है आप लोगों के लिए। इसी प्रकार मुहावरे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, पत्र, साहित्य, श्रुति, सम्मिनार्थक, निबंध का भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 2023 में मुहावरे में लोकोक्ति से 3 पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 2, अनेकार्थी से 2, लेकिन पत्र लेखन से नहीं पूछा गया, साहित्य से 5 पूछा गया है, श्रुति सम्भिन्नार्थक से 2 पूछा गया है, वाक्य से 2 पूछा गया है, निबंध से नहीं पूछा गया, लेकिन वाक्य पुनर्व्यवस्थापन से नहीं पूछा गया, लेकिन पर्यायवाची से 2। इसी प्रकार आपका 23 में भी 2 क्वेश्चन, 2, 1, 1, 2, लेकिन इधर नहीं पूछे गए, है ना, इधर नहीं पूछे गए, इधर नहीं पूछे गए। 2024 में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3, 3 नहीं पूछा गया, 1 नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, 1। इसी प्रकार मुहावरे में लोकोक्ति से 2 क्वेश्चन और अनेक शब्दों के लिए 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। एवरेज आपका ये रखा हुआ है, ठीक है। एवरेज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग देख ही सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या करता हूँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ताकि होता क्या है, एक बैट्समैन क्या होता है, सभी प्रकार की गेंदों की प्रैक्टिस कर लेता है, तो जो ऐसी गेंद आती है उसका सामना कर पाता है। उसी प्रकार हमें भी हर एक प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, चाहे 1 लाइनर हो, चाहे बड़े बड़े लंबे लंबे लेंदी क्वेश्चन हो, ताकि हम एग्जाम में देखकर उससे परेशान ना हो जाए। बच्चा क्या होता है, एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन करके जाता है, जहाँ बड़े बड़े स्टेटमेंट कथन कारण वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वहीं वह खत्म हो जाता है। तो क्या हम एक अच्छे बैट्समैन की बात ही हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। अब ये मैंने बताया गया है कि पीवाईक्यू का महत्व क्या है ना। पीवाईक्यू पर देखो एकदम प्यारा सा बच्चा खड़ा है, मुझे लगता है इसका जो ये फेस है ना, स्माइल वाला, ये CUT एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, ये लगता है 2025 का बच्चा है ना, 2025 के बच्चा है ये, जिसने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी प्राप्त कर ली है, इसलिए एकदम चहक रहा है, महक रहा है। ये लगता है किसी के ख्यालों में डूबा हुआ है। क्यों भैया, किसी के ख्यालों में डूबे हुए हो, एग्ज़ाम क्रैक करना है कि नहीं करना। अच्छा, ये भी पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में सोच रहा है कि कैसे लैंग्वेज की तैयारी करूंगा, कौन पढ़ाएगा, काश मुझे भी कोई अच्छा टीचर मिल जाए, इसके बारे में सोच रहा है ना। परेशान मत हो, ठीक है, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एकदम खुश हो जाओ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू, प्रश्न के स्तर का पता चलेगा, ये बता ही दिया है, प्रश्न के प्रकार का पता चलेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक का पता चलेगा, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आसान, जैसे सामान्य प्रकार के प्रश्न इन्हें कह सकते हैं। गोधूम का तद्भव क्या होगा, पूछ देगा
तत्सम क्या होगा। तो ऐसे एकदम आसान से छोटे छोटे विकल्प होंगे, छोटा छोटा प्रश्न होगा, छोटा 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 होगा। ठीक है, आप ऐसे देख प्रश्न आएंगे एकदम खुश हो जाओगे, पढ़ने में कम समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसे समान प्रकार के प्रश्न, वन लाइनर पूछ देगा, संधि कितने प्रकार की होती है, पूछ देगा अलंकार कितने प्रकार का होता है। ऐसे सामान्य से प्रश्न होते हैं जिन्हें पढ़ने में कम समय है, और अगर आपने लोगों ने पढ़ा, बार बार रिवीजन किया है तो कम समय लगेगा। अब यही आपने रिवीजन नहीं किया तो यहीं भटक जाओगे। अलंकार कितने प्रकार का होता है, 3 4 5 पढ़ा तो था यार लेकिन भूल रहा है। ठीक है, तो ये छोटा 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 क्वेश्चन भी आपको बड़ा सा लगेगा, है ना। ठीक है, चलो टाइप 2। अब देखो ये क्वेश्चन का आकार प्रकार बड़ा है, ये बच्चा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करता, वहाँ घबरा जाता है, तो इसे सूची 1 सूची 2 से मिलाएं। ये टाइप 2 है। अब इनको कैसे हल करना है तो मैं पढ़ाने के दौरान ही बताऊंगा कि अगर एक का आंसर भी आपको पता है तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर बन जाएगा। आज का बच्चा एलिमिनेट टेक्निक सीख रहा है। यूपीएससी पीसीएस में ऐसा 50% हम लोगों को पेपर आता है, लेकिन 50% एक को नहीं आता है, एक को पेपर नहीं आता है। अब बच्चा क्या एलिमिनेशन वाली टेक्निक सीखे रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको हिंट मिलता है, वहाँ से बच्चा क्रैक कर ले जाता है। कभी भी तैयारी हमारी पूरी नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से हो रहा है हमारी क्लास, थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। खैर ये सब चीज़ें हम लोग क्लास के दौरान सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसको सीखेंगे कैसे हल करने वाले। अभी टाइप देख लो, ये टाइप 3 है। अच्छा, निम्नलिखित तद्भव शब्दों का सही विकल्प चुनिए। तो ठीक है भैया, देखो ABCD 5 ऑप्शन दिए हैं। अब इनमें से हमें चुनना है कि भैया तद्भव कौन से हैं, और जो तद्भव नहीं उन्हें हटा देने। मान लो ABC तद्भव है तो चुन लेना है, और जो नहीं है कैसे इनको हल करना है। ठीक है, एलिमिनेट करके कैसे इनको हल करना है ये भी सीखना है। मुझसे क्वेश्चन गलत हुआ है, जो मैंने NTA नेट का एग्ज़ाम दिया था, शायद MA एंट्रेंस एग्जाम भी में उसको पूछा क्या था, नीचे दिए गए शब्दों में प्रेरणार्थक, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं था, ऐसा ही था, नीचे दिए गए शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। पूछा है उदाहरण नहीं है, अब मैं क्या पढ़ लेता था, उदाहरण है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है और नहीं भूल जाता था। और जब उदाहरण है तो आंसर भी गलत कर दूंगा। समझ में आई बात, मैं नहीं पढ़ता था जल्दबाजी में। तो ये सब चीज़ें जो मैंने समस्याओं का सामना किया, उनसे जूझा, मुझे जो काफ़ी हानि भी हुई, नुकसान भी हुआ, नंबर कमाएंगे हैं, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नहीं घटित होने दूंगा। ठीक है, तो ये भी आप टाइप ध्यान रखिएगा। अब एक टाइप है कथन कारण वाला। ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत आसान होता है। जो आपको आता है वो आप सही कर दीजिए। अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो लिख दीजिए कि पहला सत्य है दूसरा गलत है, दोनों सही है तो दोनों सत्य में लगा दीजिए। कैसे हल करना है ये सब आपको क्लास के दौरान ही मैं बताने वाला हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके गद्यांश, पद्यांश, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रचना एवं रचनाकार, मुहावरे, रस, छंद, उपसर्ग, अलंकार, कारक, लिंग, वचन, अव्यय, विशेषण, वर्तनी, पत्र। ठीक है, बाकी अतिरिक्त रणनीति के बारे में क्या बताएं, टाइम मैनेजमेंट बताया। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ मैंने आपको बता ही दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी पढ़ाने के दौरान आ ही जाएगा। मॉक टेस्ट मैंने बता ही दिया कि हम लोग इस बार प्रैक्टिस पर कितना ध्यान देने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं व्याख्या कर चुका हूँ। मेक शॉर्ट नोट्स पढ़ाने के दौरान मैं आपको बताऊँगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट्स बना लोगे और कहोगे तो मैं ही कुछ ऐसे नोट्स आपको पूरा एक चैप्टर समाप्त होने के बाद कुछ नोट्स के रूप में, बुलेट पॉइंट के रूप में पूरा आपको टॉपिक समझा दिया करूंगा। वही आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर PPT के रूप में प्रोवाइड करा देंगे, तो वही आपके शॉर्ट्स नोट्स वो भी आपको बताने लिखने उखने नहीं पड़ेंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि आप लोग अगर मेरी क्लास करते जाएंगे शुरू से अंत तक, उतने में ही आपका कल्याण भला हो जाएगा। तो आज की क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन हो सकता है कि एक ही क्लास में आपको वो सब कुछ मिल गया जो आप 10 जगह घूमते लेकिन आपको नहीं मिलता। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत, मेरा जो कंटेंट PY की जो एनालिसिस हम लोगों ने किया उस पर थोड़ी सी मेहनत लगी। हालांकि कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मेहनत जारी रहेगी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में मन लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।